नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी 5th क्लास है ईवीएस की, जिसमें हम बीजों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि सी टेट में क्वेश्चन आते हैं ईवीएस से, तो उसी के लिए हम ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी 5th क्लास है। इससे पहले की 4 क्लास आप जाके देख सकते हैं। ठीक, इसी चैनल पर 4 क्लास हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के हाथों में क्या है। बच्चों के हाथ में बीज दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। खास बात क्या है इस क्लास की, इसमें आपको ईवीएस के साथ पेडागोजी दोनों देखने को मिलेंगे ईवीएस के। तो आपको इसमें अलग अलग आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यानी आपको ईवीएस के पढ़ने के साथ साथ आपको पेडागोजी के भी क्वेश्चन साथ के साथ मिलेंगे ईवीएस पेडागोजी के। पहला चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक शिक्षक अंकुरण की प्रक्रिया समझाने के लिए छात्रों को अलग अलग बीज देता है। इसका मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य क्या हो सकता है, केवल परिणाम बताना, विद्यार्थियों में अवलोकन कौशल विकसित करना, समय बचाना, या पाठ को जल्दी समाप्त करना। जब बीज अलग अलग दिए हैं छात्रों को, तो जाहिर सी बात है इसका जो उद्देश्य होगा वो विद्यार्थियों में अवलोकन व कौशल को विकसित करना होगा। ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए पहले। विभिन्न बीजों के प्रयोग से छात्र स्वयं अवलोकन व तुलना करते हैं, जिससे अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। अनुभवात्मक अनुभव से। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 2 है। यदि छात्र बीज के अंकुरण में असफल हो जाते हैं तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। छात्र को डांटना चाहिए, उसे प्रयोग को रोक देना है, छात्रों के साथ उपकरणों का विश्लेषण करना है, केवल सही उत्तर बता देना है। तो इसका सी वाला उत्तर सही होगा, छात्रों के साथ कारणों का विश्लेषण करना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप एनालाइज जरूर करेंगे और पूछेंगे कि इसमें क्या कारण है जिसकी वजह से आपके जो परिणाम है वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 3। बीज अंकुरण का प्रयोग कराते समय शिक्षक को किन मूलभूत वैज्ञानिक कौशलों पर जोर देना चाहिए। याद करने पर जोर देना चाहिए उसे, अवलोकन, मापन और रिकॉर्डिंग पर जोर देना चाहिए, केवल सीखने पर जोर देना चाहिए, या चित्र बनाने पर जोर देना चाहिए। अगर हम ईवीएस की बात करें तो वैज्ञानिक के जो कौशल होते हैं उसमें अवलोकन, मापन और रिकॉर्डिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो ईवीएस में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है 4। ये हमने टोटल मिला के 75 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। तो आप देखते जाइएगा कितने आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला चलते हैं। अगला हमारा, यदि शिक्षक बीज अंकुरण को करके सीखो गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करता है तो यह किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है। व्यवहारवाद को दर्शाएगा, रटने का सिद्धांत दर्शाएगा, अनुभवात्मक सिद्धांत को दर्शाएगा, या दंड आधारित अधिगम को दर्शाएगा। बताइए कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर सही होगा हमारा कौन सा होगा, जो अनुभवात्मक है, यानी जो लर्निंग बाय डूइंग वाला है, ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 5। 5 में क्या कह रहा है, बीज अंकुरण का अध्यापन कराते समय शिक्षक छात्रों को पर्यावरणीय संवेदनशीलता कैसे विकसित करेगा। केवल पाठ पढ़ाकर कुछ नहीं होता है। दूसरा, पौधे उगाने व उनकी देखभाल की जिम्मेदारी देकर। यह वाला उत्तर हमारा एकदम सही होगा। केवल गृह कार्य देकर या वीडियो दिखाकर भी कुछ नहीं होने वाला है। तो लर्निंग बाय डूइंग पर हमें फोकस करना है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है 6। बीज बोने के बाद छोटा पौधा दिखने में कितने दिन
कितने दिन लगते हैं? बीज बोने के बाद छोटा पौधा दिखने में लगभग कितने दिन लगेंगे? तो इसका सही जो उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका 2 से 3 दिन लग जाते हैं बीज को बाहर निकालने में। जमीन से छोटा पौधा बाहर निकलेगा तो उसे 2 से 3 दिन जो है वो लग जाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है 7। अंकुरण के लिए बीज को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? अगर बीज को उगना है, जमीन से बाहर निकालना है, तो जमीन से बाहर निकलने के लिए बीज को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पानी। बीज को क्या चाहिए? पानी चाहिए, ताकि उसकी ऊपर वाली सीट गल जाए और वो अपना काम पूरा कर सके। बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर क्या होता है? आपने कई प्रकार के बीज देखे होंगे, तो आपको ये बताना है कि बीज के अंदर क्या होता है। तो बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है, नन्हा पौधा। बीज के अंदर फल नहीं होता है, मिट्टी नहीं होती, पानी नहीं होता है। छोटा पौधा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 8वां नंबर का सही है, जिसे हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 8। 8 में क्या कह रहा है वो? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? पहले दिन बढ़ी, पहले दिन बढ़ी, दूसरे दिन बढ़ी, तीसरे दिन, या हर दिन समान? हर दिन समान गति से पौधा बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे और तीसरे दिन लगभग गति बढ़ती है, तो इसमें दूसरे वाले ऑप्शन को हम उचित मानेंगे। दूसरे दिन पौधे की लंबाई अधिक बढ़ती है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं आपका 9। क्या हर दिन पौधे में नया पत्ता निकलता है? तो ये असंभव है कि हर दिन पौधे में नया पत्ता निकले। पौधे में हर दिन नया पत्ता नहीं निकलता है, तो बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 10। बीज मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन किसे लगे? मतलब अगर हम नीचे वाले बीज को मिट्टी में दबाएं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे बाद में बाहर निकलेगा? सरसों, चना, मूंग, तिल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे बाद में बाहर निकलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो आपका चना जो है वो सबसे बाद में निकलेगा। रीजन क्या है? रीजन है उसका कवर काफी मोटा होता है, तो इसीलिए वो बाद में बाहर निकलेगा। प्रश्न संख्या 11। यदि पौधा सूख गया तो उसका कारण क्या हो सकता है? अधिक पानी हो सकता है, कम धूप हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, या हवा की कमी हो सकती है। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? तो पानी की कमी होने पर पौधा जो है वो मुरझा जाता है या सूख जाता है, इसीलिए सी वाला उत्तर जो है वो सही होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 12। यदि पौधा पीला हो गया तो उसका कारण क्या हो सकता है? पौधा पीला हो गया तो उसका कारण धूप में कमी हो सकता है, हवा में कमी हो सकता है, नमी में कमी, या पानी की अधिकता हो सकती है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? धूप की कमी। यदि पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है वो पीले कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 13। बीज को अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधा जाता है? अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ही बच्चे में जिज्ञासा पैदा कर रहा है। क्यों बांधा जाता है? हवा के लिए, पानी के लिए, धूल के लिए, या फिर मिट्टी के लिए? तो गीले कपड़े में बांधने का उद्देश्य होता है पानी के लिए, यानी बीज को प्रॉपर पानी मिलते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या आगे देखो, इसमें क्या है करके देखो, ये आप खुद से करिएगा। एक्टिविटी दे दी मैंने आपके लिए, तो आप इस एक्टिविटी को पढ़कर और खुद करना अच्छे से, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है इसमें विशेष, सिर्फ एनसीईआरटी से है और आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं 14। 3 कटोरियों के प्रयोग में पहली कटोरी में क्या नहीं मिला? तो पहली कटोरी में जो नहीं था वो क्या नहीं था? पहली कटोरी में हमारे पास हवा नहीं थी। क्या नहीं था? हवा वाला उत्तर इसका सही है। दूसरा चलते हैं, दूसरी कटोरी के बीज अंकुरित क्यों नहीं हुए? पानी नहीं मिला था, हवा नहीं मिली थी, धूप नहीं मिली थी, या मिट्टी नहीं थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पानी नहीं मिला था। यदि हम पानी ना दें तो पौधे जो है वो अंकुरित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 15। तीसरी कटोरी में बीज अंकुरित क्यों हुए? क्योंकि वहां हवा और पानी दोनों मिले होंगे, इसीलिए बीज क्या हो गए हैं? अंकुरित हो गए हैं। घबराने की बात नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं 16। हवा की मदद से उड़ने वाले बीज को क्या कहते हैं? जो हवा की मदद से उड़ रहा है उस बीज को क्या कहेंगे हम?
भारी बीज, उड़न बीज, गोल बीज, मिट्टी वाले बीज। तो इसका सही जो नाम है आपका, वो ध्यान रखना है आपको, इसको उड़न बीज कहते हैं। जो हवा में उड़ रहा है उसे क्या कहेंगे हम? उड़न बीज कहेंगे। प्रश्न संख्या चलते हैं 17। जानवरों की खाल या कपड़ों से चिपकने वाले बीज कौन से होते हैं? हल्के होंगे, चिकने होंगे, कांटेदार होंगे या गोल होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांटेदार। किस तरह के होंगे? कांटेदार होंगे, तभी तो वो चिपक सकते हैं ना। प्रश्न संख्या चलते हैं 18। 18 में क्या करा है? वेलक्रो। वेलक्रो बनाने का विचार कहाँ से आया? फूलों से, कांटेदार बीजों से, मिट्टी से या फिर पानी से? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, कांटेदार बीजों से। प्रश्न संख्या चलते अगला। बीज दूर दूर तक कैसे फैलते हैं? बीज दूर दूर तक कैसे फैलते हैं? तो पानी से, हवा से, जानवरों से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी वाला यानी डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 20। सोयाबीन की फलियां पकने पर क्या करती हैं? गिर जाती हैं, फटकर बीज बिखेरती हैं, सूख जाती हैं, रंग बदलती हैं? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा इसका फटकर बिखेर जाना। क्या होगा? फटकर वो बिखर जाएंगी ताकि बीज दूर दूर तक गिर सकें। प्रश्न संख्या आ गए हम 21 पर। अब 21 में क्या कह रहा है? यदि बीज बिखरते ही नहीं तो क्या होता? पौधे नहीं उगते, सभी बीज एक ही उगाते, और बीज नष्ट हो जाते या फसल नहीं बनाते या बनती। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सभी पौधे एक जगह ही उगाते। जब बीज बिखरे नहीं हो तो सारे पौधे एक जगह ही उगाते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 22। यदि शिक्षक बीज डिस्पर्जन पाठ पढ़ाते समय छात्र को विभिन्न बीज इकट्ठा करने और उन्हें वर्गीकृत करने को कहता है, तो ये किस किस्म का अधिगम है? रटने वाला, अनुभवात्मक खोज आधारित, केवल सिद्धांत अधिगम और निष्क्रिय अधिगम? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी वाला। कौन सा उत्तर सही है? बी वाले यानी अनुभवात्मक और खोज आधारित। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला 23। वेलक्रो के उदाहरण से शिक्षक छात्रों के बीच कौन सी सोच विकसित कर सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक, केवल याद करने वाले, गणितीय सोच या अनुशासन? तो इसका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व रचनात्मकता। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला हमारा प्रश्न संख्या 24। बीज प्रसार का प्रयोग कराते समय शिक्षक को क्या करवाना चाहिए ताकि वह कारण और परिणाम दोनों जान सकें? केवल चित्र बनवाना चाहिए, बीज के प्रकारों का अवलोकन व तुलना करनी चाहिए, केवल उत्तर लिखवाना है या पाठ याद करना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला एकदम सही उत्तर है। अगला चलते प्रश्न संख्या आ गई 25। यदि कोई छात्र पूछता है कि बीज फैलाते क्यों हैं, तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? ताकि पौधे एक जगह ना उगें, ताकि पौधे दूर दूर उग सके और प्रजाति बची रहे, क्योंकि बीज हल्के होते हैं और हवा चलती है वो बिखर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो है कौन सा है? बी वाला है, यानी ताकि पौधे दूर दूर उग सके और प्रजाति बची रहे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 26। ईवीएस कक्षा में बीज प्रसार सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम तरीका क्या है? केवल प्रयोग विधि और गतिविधि आधारित ही सर्वोत्तम तरीका है। प्रश्न संख्या चलते हम। प्रश्न संख्या देखो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये उसी के बारे में है। जॉर्ज मैस्टन जब कुत्ते के साथ सैर करने गए तो उनसे कुछ बीज जो है चिपक गए थे, उसी को ध्यान में रखकर इन्होंने वेलक्रो बनाया। ठीक है ना। अगला चलते हैं, घुमक्कड़ बीज किसे कहते हैं? घुमक्कड़ बीज किसे कहेंगे बताओ? घुमक्कड़ बीज जो पानी से फैलते हैं, जो जानवरों से चिपकते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जो खुद फटते हैं। तो इनमें से घुमक्कड़ बीज कौन सा कहलाएगा? इसका उत्तर क्या है सही? उत्तर की बात करें तो उत्तर हमारा होगा इसका, जो हवा में उड़ते हैं उनको क्या कहेंगे हम? घुमक्कड़ बीज कहेंगे। ध्यान रखना है, घुमा देंगे तुम्हें ये। अगला चलते हैं, चना, मूंग, राजमा आदि क्या है? ये फल है, बीज है, पत्ते हैं या जड़ें हैं? क्या किस में आएंगे बताइए? चना, मूंग, राजमा किसकी कैटेगरी में आएंगे ये? तो ये आते हैं आपके बीज की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आते हैं? बीज की कैटेगरी में आते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 29। अंकुरण के लिए कौन सी चीज जरूरी आवश्यक नहीं है? अंकुरण के लिए इनमें से कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर पानी,
हवा, मिट्टी और धूप। मिट्टी और धूप, तो आपको पता होगा कि इसमें जो धूप वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि मिट्टी के अंदर धूप लगती नहीं है, तो पौधा वहां पर भी उगाया जा सकता है। तो हमारा 29 का नंबर हो जाएगा डी, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास 30। अब 30 क्या कह रहा है? अंकुरित बीज खाने से क्या लाभ होगा? ताकत बढ़ती है, स्वाद बढ़ता है, पौधा जल्दी बढ़ता है, रंग बदलता है। जब आप अंकुरित बीज खाएंगे तो उससे क्या होगा? ताकत बढ़ेगी या स्वाद बढ़ेगा? तो प्रश्न संख्या 30 का हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ताकत बढ़ेगी, यानी पहले वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर कुछ पौधों के नाम दे रखे हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े आदि जीवों का शिकार करते हैं। इनको कहा जाता है नेपथीस, नेपन्थिस। नेपन्थिस सबसे पुराना है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत व मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। तो ये वो प्लांट्स हैं जो खाने नहीं खाते, खाने की जगह क्या खाएंगे? कीड़े मकोड़ों को खाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 31। शिकारी पौधे क्या करते हैं? बीज खाते हैं, जानवर खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं या फल खाते हैं? शिकारी पौधे क्या करते हैं? तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या है आपका? सी, कीड़े मकोड़े खाएंगे। कौन? शिकारी। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न संख्या 32। बीजों का रंग व आकार सतह पर देखने का उद्देश्य क्या है? बीजों का रंग, आकार व सतह देखने का उद्देश्य क्या है? उनका अध्ययन करना। उनका अध्ययन करना, उन्हें समझना कि बीज किस तरीके के हैं। प्रश्न संख्या चलेंगे हम अब 33। सबसे छोटा बीज कौन सा है? तिल का है, सरसों का है, चावल का है या राजमा का है? तो मुझे इसमें इसका पहले वाला नजर आ रहा है। आप देखिएगा आपका कौन सा उत्तर सही है। वैसे तिल तिल सरसों से छोटा होता है, तो ए वाला उत्तर इसका सही होना चाहिए, ध्यान रखना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास 34। सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? अगर बड़े की बात की जा रही तो सबसे बड़ा जो होता है वो नारियल का बीज होता है। किसका होगा? नारियल का बीज सबसे बड़ा होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। बीज अंकुरित होने पर सबसे पहले क्या निकलता है? जब बीज अंकुरित हो जाएगा तो सबसे पहले बाहर क्या निकलेगा? बाहर क्या निकलेगा आपका? इसका सही उत्तर है अंकुरित सबसे पहले क्या निकलेगा? जड़। लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगी, अंदर निकलेंगी। अगर तना होता तो वो बाहर निकलता है, यानी इस टाइम बाहर निकलता है, रूट होती है अंदर। प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 36 है, 36। अंकुरित बीज होने पर मिट्टी से ऊपर क्या आता है? मिट्टी से ऊपर जड़ आती है, तना आता है, फल आते हैं। तो जड़ जो है वो मिट्टी से ऊपर आएगी जब बीज अंकुरित हो जाएगा तब। अंकुरण में पानी का क्या कार्य है? रंग बदलना, बीज को सड़ा देना, बीज को जीवित रखना, बीज को बड़ा करना। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अंकुरित बीज जिसके लिए बहुत जरूरी है? तो इसका सही होगा, बीजों को जीवित रखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। प्रश्न संख्या चलेंगे हम। प्रश्न संख्या हमारे पास 38। 38 प्रश्न संख्या क्या कह रही है? बीज का फैलाव क्यों आवश्यक है? पौधे बढ़ाने के लिए, फल बचाने के लिए, भोजन के लिए, बीज को नष्ट करने के लिए, है ना। तो पौध बढ़ाने के लिए, फल बनाने के लिए, भोजन के लिए और क्या है? बीज नष्ट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पौधे बढ़ाने के लिए बीज का फैलाव अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या चलते हैं 39। बीजों को उड़ाने में कौन मदद करता है? हवा, पानी, जानवर या किसान? कौन ऐसा है जो बीजों को उड़ाने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या है? ए वाला, यानी हवा। ठीक है जी। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास 39। कांटेदार बीज किसमें फंस जाते हैं? पानी में फंस जाते हैं, कपड़ों में, पानी में, कपड़ों में, जानवरों में, मिट्टी में या हवा में? तो कांटेदार बीज किस में फंस जाएंगे? ध्यान रखना है, कांटेदार बीज किस में फंसेंगे? कपड़ों और जानवरों में। यहाँ पर कांटेदार बीज जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। प्रश्न संख्या चलते अगला। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। पौधे के तने में क्या बदलाव आता है? ये रंग बदलता है, मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है, उपयुक्त तो सभी है। इनमें से कौन से उत्तर इसके सही होंगे? इसके उत्तर सही होंगे डी वाला, यानी उपरोक्त सभी वाले। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 41। पौधे को पानी न मिलने पर क्या होगा? फल लगेंगे, पौधा सूख जाएगा, बड़ा होगा और
हरे होंगे, तो पौधा जो है वो सूख जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 42। बीज अंकुरित करने का सही तरीका क्या है? बीज अंकुरित करने तो उसके लिए सही तरीका क्या है? सूखा रखना, गीले कपड़े में रखना, धूप में रखना है, हवा में रखना। तो इसको गीले कपड़े में रखना पड़ेगा ताकि बीज को नमी मिलती रहे और वो बहुत जल्दी क्या करे? ग्रो करे। प्रश्न संख्या आ गया हम 43। बीज के ऊपर की सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है, मुलायम होती है, चिकनी होती है, उपरोक्त सभी होती है। बताइए बीज के ऊपर की सतह कैसी होती है? तो ऊपर की सतह आपने देखा होगा कि जो बीज की सतह होती है वो कैसी होती है? खुरदरी भी होती है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी मुलायम भी होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा चिकनी भी होती है। तो इसका जो है डी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 44। इसमें क्या आ रहा है? बीजों के अध्ययन से हमें क्या मिलता, क्या सीखता है? खेती का ज्ञान, पौधों का ज्ञान, प्रकृति से सीख, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा प्रकृति से सीख 44 का। अगला चलते प्रश्न संख्या आगे हमारा, अच्छा ये जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में से ये। इसमें ये बताया गया कि कोई भी जो विदेश में चीजें हैं या हमारे यहाँ जो चीजें हैं तो वो एक दूसरे से देश से विदेश कैसे जाती हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर ये रहनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, आलू मिर्च चाय जी कविता का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? आलू मिर्च चाय जी कविता का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला। सी वाला है चीजें कहां से आई। सी वाले में क्या पूछ रहा है वो, बाकी की चीजें कहां से आई। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। अगला हमारा 46 नंबर, जिसमें 46 में मिर्च भारत में कहां से आई? जो मिर्च होती है, जो आप मिर्च खाते हैं, एक्चुअली वो भारत की नहीं है। तो वो मिर्च जो है भारत में कहां से आई है? वो आई है आपके दक्षिणी अमेरिका से। कहां से आई है बेटा? दक्षिणी अमेरिका। ध्यान रखना कि मिर्च जो है वो दक्षिणी अमेरिका से आई है। चाय भारत में कहां से आई? अब चाय भारत में कहां से आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी असम। असम से जो है वो चाय जो है वो भारत में आई। समझ में आ गया। अगला चले, प्रश्न संख्या हमारे पास कितना है? 48। सोयाबीन भारत में कहां से पहुंची? सोयाबीन भारत में कहां से पहुंची? चीन से, अमेरिका से, अफ्रीका से और यूरोप से। ठीक है, तो सोयाबीन भारत में कहां से पहुंची? सोयाबीन कहां से आता है हमारे लिए? तो सोयाबीन जो आता है हमारे लिए वो किससे आता है? वो आता है आपका चीन से। सोयाबीन किससे आएगा? चीन से आएगा। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या हमारे पास 49। बाजरा या मक्का भारत में कहां से आया? तो मक्के की बात करें तो जो मक्का है भारत में वो कहां से आया है? वो आया है आपका अमेरिका से। कहां से आया है? अमेरिका से आया है। मक्का इंडियन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, वेलक्रो बनाने का विचार किससे आया? वेलक्रो बनाने का विचार किससे आया? वेलक्रो बनाने का विचार किससे आया? पत्तियों से, कांटेदार बीजों से, फूलों से, कलियों से। तो वेलक्रो बनाने का विचार आया कांटेदार बीजों की वजह से। कांटेदार बीजों की वजह से ही इसका आइडिया दिमाग में आया। प्रश्न संख्या चलते अगला, वेलक्रो का उपयोग कहाँ किया जाता है? अब वेलक्रो कहाँ करते हैं? जूते या चप्पलों में करते हैं, चिपकाने के लिए। ठीक है ना। अगला चलते हैं, अगला है बीजों के फैलाव में प्रमुख तरीके कितने हैं? बीजों के फैलाव में प्रमुख तरीके कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनेक। कितने हैं? अनेक हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास आ गई अब 53। शिकारी पौधे का उदाहरण कौन सा है? शिकारी मतलब जो कीड़े मकोड़े खाता है, तो उसका उदाहरण कौन सा है? तो उसका उदाहरण होगा आपका नेफेंथिस। नेफेंथिस जो है वो, चलिए नेफेंथिस पौधा क्या खाता है? फल खाता है, पत्ते, कीड़े मकोड़े, मिट्टी। तो ये कैसा है आपका नेफेंथिस? ये आपका कार्निवोरस। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका सी वाला, यानी ये क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है। प्रश्न संख्या चले अगला। प्रश्न संख्या है आपके पास 55। नेफेंथिस का आकार कैसा होता है? गोल, गोल, लंबा, घड़ा जैसा, चौकीदार या पंख जैसा। तो 55 का सही उत्तर होगा बी वाला। बी वाले में कह रहा है लंबा घड़ा जैसा होगा। कैसा होगा? लंबा घड़ा जैसा होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 56। 56 में देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये कह रहा है सोयाबीन की फलियां पकने पर क्या करती हैं? टूट जाती हैं, फटकर बिखर जाती हैं, गिर जाती हैं, रंग बदलती हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा फटकर बिखर जाना। पत्तियां फटेंगी और उसके बाद वो बिखर जाएंगी। ठीक है जी। आगे चले बेटा, बीजों का अध्ययन हमें क्या सिखाता है?
प्रकृति का ज्ञान, खेती का ज्ञान, पौधों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो ये क्या है, उपयुक्त सभी वाला इसका उत्तर एकदम सही होगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास है 58। ईवीएस कक्षा में बीज अंकुरण का प्रयोग कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों को रटवाना, छात्रों में अवलोकन व विश्लेषण कौशल वितरित करना, या समय बिताना, या पाठ को सरल बनाना। बताइए कौन सा है 58 का? 58 का हो जाएगा बी, अवलोकन व विश्लेषण। मैंने बताया था ना, ईवीएस में अगर ये आ रहा अवलोकन या विश्लेषण तो समझ लो यही वाला उत्तर क्या होगा, इसका सही होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 59। शिक्षक बीज प्रसार का पाठ पढ़ाते समय छात्रों को बीज इकट्ठा करने को कहता है। यह किस प्रकार का शिक्षण है? मतलब आपको पहले बीज का प्रसार करना है, फिर बाद में उसे इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी वाला, गतिविधि आधारित अधिगम हो रहा है। क्या हो रहा है? गतिविधि आधारित अधिगम हो रहा है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 60। यदि छात्र अंकुरण में असफल हो जाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र की कमी का या छात्र को कारण खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि पता करो ऐसा क्यों हुआ है। प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है 61। बीज अंकुरण गतिविधि से छात्रों में कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित होती है? तो इसमें परिकल्पना होती है, अवलोकन होता है, निष्कर्ष होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। ये बताना 61 का कौन सा सही होगा, बताओ। 61 का होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी बीज अंकुरण गतिविधि को देखने के लिए परिकल्पना, अवलोकन और निष्कर्ष जरूरी है। तो उपयुक्त सही वाला आंसर हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला है हमारे पास प्रश्न संख्या 62। अब 62 क्या कह रहा है? शिक्षक बीजों का वर्गीकरण कराते समय छात्रों में किस प्रकार का अधिगम विकसित करेंगे? रचनात्मक करेंगे, विश्लेषणात्मक या तार्किक करेंगे? कौन सा वाला होगा? तो बी वाला उत्तर इसका सही होना चाहिए। बी वाला उत्तर क्या है इसका? सही है, एकदम करेक्ट है। अगला चलते प्रश्न संख्या हमारे पास प्रश्न संख्या 63। वेलक्रो का उदाहरण ईवीएस में किस मूल्य को विकसित करता है? सामाजिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य या अनुशासन? तो इसका सही उत्तर होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या चलते हैं 64। अंकुरण गतिविधि ईवीएस में किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली होती है? तो ईवीएस में जो उसका मूल्यांकन होगा वो समेटिव में होगा, फॉर्मेटिव में होगा, मौखिक होगा या लिखित होगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर इसका बी है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। इसीलिए आप तैयारी करते रहे। अगला क्या है? अगला है, यदि शिक्षक छात्र को पौधे उगाने की जिम्मेदारी देता है तो वह किस प्रकार का अधिगम विकसित करना चाह रहा है? जिम्मेदारी किसको दे दी है? यहाँ छात्र को जिम्मेदारी दी है, छात्र को ध्यान रखना है। भावात्मक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी, केवल ज्ञान पर आधारित, अनुशासन आधारित? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला इसका सही उत्तर है, सामाजिक एवं पर्यावरण जिम्मेदारी। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या हमारे पास है 66। बीज अंकुरण का प्रयोग छात्र को कौन सी उच्च स्तरीय सोच विकसित करता है? आलोचनात्मक, समस्यात्मक, दृष्टिकोण और उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा आपका डी वाला, यानी उपयुक्त सभी वाला इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं प्रश्न संख्या हमारे पास 67 में कह रहे हैं वो, ईवीएस शिक्षक को बीज अंकुरण सिखाते समय कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? कौन सी रणनीति अपनाओ? जब आप बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? बीज दिखा रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है इसके लिए प्रायोगिक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है ना, यही वाला हमारे लिए जरूरी है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या, ईवीएस कक्षा में बीज प्रसार सिखाने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? बीज प्रसार, बीज को बिखेरना, उसके लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? केवल पुस्तक पढ़ाना, प्रायोगिक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल गृह कार्य देना, केवल व्याख्यान देना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोग एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रश्न संख्या चलते हम 69। तो हाँ जी, अंकुरण के लिए कौन सी दो परिस्थितियां आवश्यक है? कौन सी दो परिस्थितियां? धूप और मिट्टी, या हवा व पानी? धूप और हवा, मिट्टी और खाद? सबसे जो प्राइमरी लेवल पर दो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताइए फटाफट कि कौन अंकुरण के लिए कौन कौन सी दो परिस्थितियां हैं
तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला, धूप व हवा। किससे? धूप व हवा से इन्हें बचाना है। अगला चलते हैं। अगला है अंकुरण के लिए नमी और ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो उसी का हो गया। प्रश्न संख्या 70, बीजों का अध्ययन ईवीएस के किस उद्देश्य से कराया जाता है? बीजों का अध्ययन ईवीएस में किस उद्देश्य से करते हैं? केवल याद करने के लिए, केवल याद करने के लिए, अवलोकन एवं वैज्ञानिक सोच विकास करने के लिए यहाँ पर ईवीएस में का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या हमारे पास 71 में क्या कह रहे हैं? 71 में कह रहे हैं यदि पौधे को पानी न मिले तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। क्या होगा? सूख जाएगा। ये प्रश्न पहले भी आया, रिपीट हुआ इस बार। प्रश्न संख्या चलते हैं हमारा अगला, यानी 72, बीजों का प्रभाव क्यों आवश्यक है? पौधे की प्रजाति को बचाने के लिए, केवल फल बनाने के लिए, केवल बीज सुखाने या खेती करने के लिए? बीजों का फैलाव क्यों आवश्यक है? तो बीजों का जो फैलाव है वो इसीलिए आवश्यक है ताकि पौधे की प्रजाति जो है वो बची रहे, है ना। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 73, ईवीएस में लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत का क्या संबंध है? तो व्यवहारात्मक या अनुभवात्मक, रटने की पद्धति, मौखिक शिक्षण, कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर होगा 73 के लिए? बताओ। तो बी वाला जो है अनुभवात्मक अधिगम, ये वाला एकदम सही उत्तर है। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। धन्यवाद।